यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागणों को मैं आज नमस्कार कहती हूँ। मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो चलिए, टारगेट प्रीलिम्स बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर में चर्चा किए गए मुद्दों पर आधारित 5 प्रश्नों को आज हम फिर से एक बार डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आइए पहले प्रश्न को अपनी स्क्रीन पर देखिए। भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए, जब ऐसे किसी आयोग से प्रश्न आए तो आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है वो देखिए कि जैसे इसमें दिया गया है कि उसके अध्यक्ष कौन है, उनमें कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, और उनकी जो चयन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, और इसमें दिया गया है कि किस आधार पर उनको हटाया जा सकता है, उनका कार्य क्या है, उनका कार्यकाल कब तक का रहता है। इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि उनके जो यहाँ पर बजट की बात कर रहा है, इसमें जो भी सदस्य हैं उनके वेतन और भत्ते जो है वो किस पर आधारित होते हैं, किसके द्वारा भारित होते हैं और किसके द्वारा ये दिए जाते हैं, एक्सेट्रा चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। चलिए अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता यानी कि अर्हताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं उनकी योग्यताएं, उनकी अर्हताओं को पूरी तरह से हमारे संविधान में जो है वो परिभाषित किया गया है, जबकि ये गलत है, क्योंकि इनके अध्यक्ष और सदस्यों को लेकर उनकी अर्हताओं, उनकी योग्यताओं को हम कह सकते हैं, उसको लेकर कुछ भी इस तरह से विशेष रूप से परिभाषित या डिफाइन नहीं किया गया है। ये हमारा कथन गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरह, ध्यान दीजिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरह निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्यों को दुर्व्यवहार, पद दुरुपयोग या अक्षमता के आधार पर संसदीय प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सब भूल जाइए, यहाँ पर सब भूल जाइए का मतलब है यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अभी भूल जाइए, इसको हम थोड़ा सा साइड करते हैं। कह रहे हैं जो निर्वाचन आयोग है उनके अन्य सदस्यों को दुर्व्यवहार, पद का दुरुपयोग और अक्षमता के आधार पर संसदीय प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये गलत है। देखिए ऐसे ही स्टेटमेंट चेंज होके आते हैं, यहाँ पर बस ये दे दिया कि संसदीय प्रस्ताव के द्वारा, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए इनके अन्य सदस्यों को जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ना कि संसदीय प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, ये तो रही निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्यों की हटाने की प्रक्रिया की बात। अब अगर पूछा जाए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो इसमें कैसे हटाया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वही सेम प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की भी है। ये तो रही मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात। अब आपके लिए काम ये है कि हमें थोड़ी सी मेहनत करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है और निर्वाचन आयोग जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे संविधान में आता है। चलिए तैयारी कर रहे हैं ना आप, सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से बताइएगा। आशा करती हूँ कि सब ज़्यादा से ज़्यादा इसका उत्तर देंगे मुझे। आइए, तो यहाँ पर ये कथन हमारा गलत हो जाता है। उच्चतम न्यायालय एवं सीएजी क्या है, यहाँ पर भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात कर रहा है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट एवं सीएजी के विपरीत भारतीय निर्वाचन आयोग के बजट, भारतीय निर्वाचन आयोग का बजट भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। देखिए ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट और कैग का जो बजट आप देखेंगे, जो बजट इन द सेंस इनमें जो व्यक्ति, जो सदस्य काम कर उनके वेतन भत्ते इत्यादि चीज़ों को जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। लेकिन जब आप भारतीय निर्वाचन आयोग के बजट की अगर बात की जाए तो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं। तो ये कथन हमारा पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है। पूछ रहे हैं उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो देख लीजिए ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि केवल 3 कथन इसका ठीक हो जाता है। आप चलिए इसको थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत होती है कि मैम आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने दिया करिए ताकि हम उसे रिवाइज कर सके। तो चलिए इस शिकायत को हम दूर करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न को समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति यानी कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम एक्ट जो है 2019 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं इसके कथन कि यह अधिनियम, ये एक्ट जो लाया गया जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पहचान पत्र के आधार पर ही, ध्यान दीजिएगा, पहचान पत्र के आधार पर ही किसी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता देने का प्रावधान करता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर वापस आइए, यहाँ पर किसी के अधिकारों की संरक्षण की, किसी के राइट्स के प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, किसके, ट्रांसजेंडर के। तो भाई अब ट्रांसजेंडर के प्रोटेक्शन की जो बात कर रहा है, उनके अधिकारों की संरक्षण की जो बात कर रहा है, उसमें हमें पहले ये पता करना होगा ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है, उनके पहचान पत्रों को इकट्ठा करना होगा, उनको उनके बारे में जानना होगा कि कौन है एग्जैक्टली। तो उसके लिए किसी एक व्यक्ति या किसी संस्था को या कोई संगठन ऐसा या कोई गठन किया जाएगा जिसमें बताया जाए कि आप अपने अपने क्षेत्र में बताइए कि कौन है जो ट्रांसजेंडर है, ताकि इस समाज में समानता का व्यवहार उनके साथ किया जा सके, इन चीज़ों का विशेष ध्यान हम दे सकें। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पहचान पत्र के आधार पर ही किसी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता देने का ये प्रावधान, ये एक्ट जो है वो ये प्रावधान करता है, पूरी तरह से सही है। ठीक है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों के संरक्षण की यहाँ पर ये एक्ट लाया गया था। दूसरा कह रहा है कि ये अधिनियम, ठीक है, ये एक्ट जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु, ध्यान दीजिएगा, कल्याण हेतु ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। देखिए ऊपर पता चल गया भाई, पहचान कर ली कि कौन व्यक्ति जो है वो ट्रांसजेंडर है। अब क्या होगा, अब उनके अधिकारों की बात कर रहा है, उनके संरक्षण की बात कर रहा है, उनके कल्याण की बात कर रहा है। तो भाई उनके कल्याण के लिए भी तो कोई ऐसी संस्था या कोई ऐसा गठन या परिषद का गठन किया जाएगा ताकि उनके कल्याण के लिए कुछ समाज में हो सके। कल्याण हेतु मतलब यहाँ पर उनकी शिक्षा से मतलब हो गया, उनके आवास से रिलेटेड चीज़ें हो गई, इसके बाद उसमें रोजगार के लिए उनके लिए क्या मतलब सुविधाएं दी जाएंगी वो बताया जा रहा है। तो ये एक्ट जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रीय परिषद का गठन का प्रावधान करता है। पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ये भी प्रश्न हमारा जो कथन है वो करेक्ट है। तीसरा कह रहा है इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी हेतु 2% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए जब आप इस एक्ट के बारे में और जानेंगे पढ़ेंगे तो वहां पर क्या दिया गया है कि उनके कल्याण की बात की, कि उनके पहचान पत्र का जो पहचान पत्र को कलेक्ट करके बताया गया कि कौन ट्रांसजेंडर है, यानी उसको जो है प्रावधान किया गया है, कल्याण की बात की गई। लेकिन सरकारी नौकरी में किसी आरक्षण की अभी तक कोई बात नहीं की गई है, कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो यहाँ पर ये कथन हमारा गलत हो जाता है। यदि हम यहाँ पर देखिए कुछ स्टेट्स में है जिसमें अभी कुछ जगह पे इसको सरकारी नौकरी में कहीं इसको आरक्षण दिया गया। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इसको गूगल पे खंगालिएगा, वहाँ पर उनमें किसी स्टेट में पर्टिकुलर किसी स्टेट में यहाँ पर उनमें सरकारी नौकरियों के लिए कुछ आरक्षण दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक कथन गलत हो जाता है, पूछ रहे हैं कि कौन से कथन जो है वो सही है। तो देखिए इसमें पहला और दूसरा कथन हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि तीसरा तो गलत हो गया है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है आज का अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। कह रहा है कि इसका निर्माण, ये जो केंद्र बनाया जा रहा है, इसका निर्माण भारतीय विदेश मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ द्वारा किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर भारतीय विदेश मंत्रालय की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, बौद्ध संस्कृति, बौद्धिज्म हमारे कल्चर का हिस्सा है। ठीक है, तो कह रहे हैं बौद्ध संस्कृति और विरासत की बात कर रहा है, तो यहाँ पर विदेश मंत्रालय कैसे आ सकता है। यहाँ पर क्या है, भारतीय संस्कृति मंत्रालय, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृति मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण है किया जा रहा है। पूरी तरह से ये गलत हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है ये बौद्ध दर्शन को प्रचारित करने के उद्देश्य से, किसके, बौद्ध दर्शन को प्रचारित करने के उद्देश्य से किसी देश, यानी कि भारत की बात कर रहा है, किसी देश द्वारा लुम्बिनी में स्थापित इस तरह का पहला केंद्र होगा। देखिए जब इस तरह के प्रश्न या स्टेटमेंट आपके सामने आए तो किस मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो ये केंद्र बनाया जा रहा है वो पहला है, अगर पहला है तो वो किसका है, भारत के का स्थान इसमें कहाँ आता है, या अन्य देश अगर इसे बना चुके हैं तो वो
वो कौन कौन से देश हैं, यहाँ पर भी वही देखना है। देखिए यहाँ पर भारत जो है लुम्बिनी में स्थापित करने वाला इस तरह का पहला केंद्र जो है वो भारत ने नहीं बनाया है, बल्कि किसने बनाया है, आप देखेंगे यूएसए है, चाइना है, थाईलैंड है। इसके बाद अब भारत जो है इस केंद्र का जो निर्माण है लुम्बिनी में कर रहा है, जबकि यहाँ पर लिखा है कि भारत ऐसा पहला देश होगा जिसने ऐसा केंद्र बनाया है लुम्बिनी में, जबकि ये गलत हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, पूछ रहे उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते, तो क्या हो गया इसमें ऑप्शन सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन हमारे गलत हो जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला पद प्रोजेक्ट 75I, आई मतलब इंडिया से इंडिकेट कर रहा है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए इसी तरह से सुर्खियों में रहने वाला पद, सुर्खियों में रहने वाला शब्द, सुर्खियों में रहने वाली कोई समाचार, कोई न्यूज़, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें हमें ध्यान देना होता है। मैंने कई वीडियोज़ में अपने बताया है आपको कि ऐसे कोई चर्चित व्यक्ति हो गया, चर्चित शब्द हो गया, कोई न्यूज़ में रहने वाला निरंतर कोई ऐसा सेंटेंस हो गया, हमें ध्यान देना होता है वो एग्जैक्टली किससे संबंधित है, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट दे देंगे, देखने में लगेगा कि एग्जैक्टली वही है, बल्कि उसका जो मीनिंग है, जो उसका उद्देश्य है, वो बिल्कुल अलग होता है। जैसे आप सब भूल जाइए, देखिए पहले स्टेटमेंट को पढ़िए। अगर हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे कि भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु संचालित एक ये कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है। अरे भाई प्रोजेक्ट 75, यहाँ पर भी 75, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही, चलो टिक मार दो। नहीं, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को लेकर इस कार्यक्रम को नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। इसका सही उत्तर क्या है वो पहले मैं आपको बताती हूँ। इस प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 6 पारंपरिक पनडुब्बियों को घरेलू रूप से, ठीक है, घरेलू रूप से विकसित करने संबंधी भारत सरकार की एक ये परियोजना है। ये प्रोजेक्ट 75I क्या है, 6 पारंपरिक पनडुब्बियों को घरेलू रूप से विकसित करने संबंधी भारत सरकार की एक ये परियोजना है। देखिए नाम बिल्कुल अलग, काम बिल्कुल अलग, तो ध्यान देना है। ऐसे ही यूपीएससी हमें जो है प्रश्नों के कथनों को बदल के उलझाता है, और हमें उलझना नहीं है, क्योंकि हमें सतर्क रहना है। हम पढ़ के जा रहे हैं तो हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दूसरा कथन देखिए क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु भारत द्वारा लाया गया एक प्रस्ताव। हो सकता है हम सोचे कि भाई अभी सुरक्षा परिषद को लेकर स्थायी और अस्थायी सदस्यों को लेकर बार बार चर्चा बनी रहती है, तो मे भी इससे रिलेटेड हो सकता है। ये गलत है, अभी बताया क्यों गलत है। चौथा कह रहा है कि इसरो के द्वारा 2022 में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन लॉन्च करने के लिए एक कार्यक्रम है। देखिए चौथा जो कथन है उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए कल लास्ट जो हमने वीडियो में डिस्कशन किया था, तो वहाँ पर मैंने मानव अंतरिक्ष उड़ान से रिलेटेड एक प्रश्न लेकर आई थी। तो वहाँ पर क्या था कि वो गगनयान से संबंधित था। प्रोजेक्ट 75 का तो कहीं आपने नाम ही नहीं सुना। तो अगर ये चीज़ें पता रहेंगी, डेली आप सीरीज़ को देख रहे होंगे, तो ऐसे लिंक कर पाएंगे चीज़ों को, गलतियाँ नहीं होंगी। तो ये कथन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन जो है वो गगनयान मिशन है, ना कि प्रोजेक्ट 75I है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमें तैयारी करते रहना है। गलतियों की संभावनाएं कम होती रहेंगी, जितनी ज़्यादा तैयारी, गलतियों की संभावनाएं उतनी ही कम होती जाएंगी। आइए अपने अगले अंतिम प्रश्न को देखते हैं। MCLR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये कथन इसके। यह अधिकतम ब्याज दर है, ठीक है। MCLR कह रहे हैं कि ये अधिकतम ब्याज दर है जिससे अधिक दर पर वाणिज्य बैंक ग्राहकों को उधार यानी कि ऋण नहीं दे सकते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर आया है, एक छोटे छोटे से शब्द बस इसमें जो है वो बदल दिए गए हैं, और देखते हैं बदल दिए गए हैं या नहीं। मैंने पहले ही थोड़ा क्लू दे दिया, भूल जाइए आप अभी। तो यहाँ पर कुछ शब्द बदले गए हैं, कुछ शब्द नहीं बदले गए हैं, किस तरह से पूरा स्टेटमेंट का सिनेरियो बदल गया है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें ध्यान देनी है, देखिए कह रहा है कि अधिकतम ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक जो है वो ग्राहकों को उधार नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट क्या है, इस प्रश्न का जो कथन है वो क्या कहता है एक्चुअल में, कि यहाँ पर है कि न्यूनतम ब्याज दर पर जिस पर वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को उधार दे सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम ब्याज दर नहीं है, MCLR की बात कर रहा है, ये अधिकतम ब्याज दर नहीं है बल्कि न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक जो है अपने ग्राहकों को उधार दे सकते हैं। तो ये कथन हमारा यहाँ पर पूरी तरह गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बताया यहाँ पर। दूसरा कह रहा है कि इसका निर्धारण, ठीक है, MCLR का जो निर्धारण है वो कौन करता है, वो RBI द्वारा तय किया जाता है, RBI द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई,
भाई। दूसरा कह रहा है ये प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक के लिए एक समान होता है। ये MCLR जो है वो जो है RBI के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है इसका निर्धारण, और प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक के लिए एक समान होता है, जबकि गलत है। क्यों? क्योंकि इसका निर्धारण RBI द्वारा नहीं बल्कि वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाता है, और प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक के लिए, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक के लिए ये एक समान नहीं होता बल्कि अलग अलग होता है। क्लियर है? इस आधार पे हमारा ये कथन भी गलत हो जाता है। पूछ रहे उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो इसमें दोनों ही कथन हमारे जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा, ना तो 1 ना तो 2। देखिए न्यूनतम ब्याज दर की बात की गई है ना, तो एक ब्याज दर निर्धारित कर दिया जाता है कि इससे कम आप कोई ब्याज दर नहीं दे सकते, उससे कम ब्याज दर नहीं दे सकते, उसी जो दर निर्धारित की गई है उससे कम आप ब्याज जो है वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी शिकायत को दूर कर दीजिए। और इसी के साथ मैं आप सब से आज अलविदा कहती हूँ, और मैं आप सभी से आशा करती हूँ हमारा ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसी के साथ आपकी अच्छी पढ़ाई भी हो रही होगी और अच्छे स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रख रहे होंगे, अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि अच्छे जो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, और जो है हमारे वीडियोज़ पर जो आपके सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में देते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।